तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो गिवन होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, रिलेशन एमंग नंबर्स एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हाउ टू शो अ नंबर इज इरेशनल। कोई भी नंबर गिवन होगा अगर, तो उसको कैसे हम ये शो करेंगे कि वो नंबर इरेशनल नंबर है। जैसे सपोज दैट हमारे पास √2 नंबर है, √3 + 5, इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर हैं। इनके मेथड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के नंबर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला नंबर हम लोग इस थ्योरम में यूज करने वाले हैं वो है आपका प्राइम नंबर्स। आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। दूसरा जो नंबर्स आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और जो थर्ड टाइप का आप नंबर पढ़ेंगे वो होगा आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये तीन तरीके के नंबर्स आपको पता होने चाहिए इस थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या, ये क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनको केवल और केवल 1 से और उस नंबर से खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिसको डिवाइड किससे कर सकते हैं, 1 से, और वो जो नंबर 1 हो वो नंबर जो होगा उससे ही केवल डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि इनको डिवाइड 2 को अगर डिवाइड करें तो केवल 1 से डिवाइड होगा, दूसरा ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 भी केवल 1 से डिवाइड हो सकता है, दूसरा किससे डिवाइड होगा, 3 से। ठीक है। इसी तरीके से 5 भी किससे डिवाइड होगा, 1 से, और किससे डिवाइड होगा, 5 से। 7 भी 1 से और 7 से। इसी तरीके से 11 भी किससे डिवाइड होगा, 1 से और 11 से। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी जिनको केवल और केवल 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो नंबर हैं, पहला 1 है, दूसरा वो नंबर खुद है। ठीक है। यानी ऐसे नंबर जिनको 1 से और उस नंबर खुद से, उस नंबर से ही केवल डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। या फिर ऐसे बोले कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोला, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है, हमने यहां पर प्राइम नंबर में क्या बताया, जिनको केवल 1 से और उस नंबर
से केवल डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो ही नंबर से केवल डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। अब भाज्य संख्या में क्या होगा? भाज्य यानी कंपोजिट नंबर में क्या होगा? जिसको कम से कम तीन नंबरों से, तीन संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे आपका 12 हो गया, ठीक है, आपका 18 हो गया। ये जो नंबर हैं इनको डिवाइड करने के लिए देखिए, ये 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। 12 को अगर डिवाइड करें तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये देखिए, इसको हम 12 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये 2 लिख सकते हैं, यानी इसको हम कुल मिलाकर के इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी इस 12 को हम लोग किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं पहला, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या समझ में आया कि इसके अंदर 1 और 12 वो दोनों नंबर तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिससे इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। या इसी तरीके से 18 हो गया, या हम बात कर लें किसकी? 6 की बात कर लें, ठीक है। तो 6 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये 1 और 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन साथ में 2 और 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अब बात करते हैं को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याओं की। क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं? तो बच्चों, सह अभाज्य संख्याओं की बात करें या फिर को प्राइम नंबर्स की बात करें तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स में केवल और केवल एक ही कॉमन संख्या आए, एक ही कॉमन नंबर आ रहा होगा, और वो जो कॉमन नंबर होगा वो 1 हो, तो उस 1 को ही क्या बोला जाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपका एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 6 है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 5, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। अब इन दोनों में जो को प्राइम संख्या होगी या को प्राइम नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? सहभाज्य संख्या क्या होगी? क्या बोला कि दोनों में जो कॉमन संख्या है वो केवल एक हो, दोनों में जो कॉमन नंबर हो वो केवल और केवल एक हो। एक का मतलब 1, एक ही कॉमन संख्या हो वो, और वो एक कॉमन संख्या हो क्या? 1 हो। तो तब इन संख्या, इसको क्या बोला जाएगा? सह अभाज्य संख्या बोला जाएगा। तब इसको क्या बोला जाएगा? सह अभाज्य संख्या। यानी सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या होती है जो कि होती है 1। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा? सह अभाज्य संख्याएं बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तीन तरीके के नंबर्स आपको पता होना चाहिए इस थ्योरम को समझने के लिए। फर्स्ट क्या होता है? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, जिनको केवल दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद होगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, इनको 1 से और उनके नंबर से ही केवल डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या बच्चों बताया आपको? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको डिवाइड करने के लिए 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी जो नंबर 3 या 3 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? आपका कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या बोलते हैं। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा वो को प्राइम नंबर पढ़ा, सहभाज्य संख्या। इसमें क्या पढ़ा कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक ही उभयनिष्ठ संख्या हो जो कि 1 है, तब उनको संख्याओं को क्या बोला जाएगा? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तीन नंबर्स आपको पता होना चाहिए इस थ्योरम को पढ़ने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं इस थ्योरम। तो क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। क्या मतलब इसका? कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उस कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज दैट, ये ऐसे ही समझ में आएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 156, ठीक है।
अब इस 156 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, तो इनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो कैसे निकालते हैं, तो जो भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है, क्या करते हैं उसके लिए, उसको हम लोग प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो 156 होगा, इस 156 को सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए लास्ट की डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, कितना बच गया 1, तो ये हो गया 16, 2 8 जा कितना हो गया 16, फिर 2 अभी भी ये इवन नंबर है लास्ट डिजिट, तो 2 से फिर से करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बच गया 9, तो 2 और 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये 13 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 ये हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा, ठीक है, फिर ये सीधे 13 से हो जाएगा, ठीक, ये 13 1 जा 13। तो यानी यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहती है कि जो आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर मतलब उस नंबर को हम लोग 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये है। अब इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है तो ये कंपोजिट नंबर है ना। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये सभी क्या है प्राइम नंबर के फॉर्म में, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कह रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13, हम इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख दें 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक, ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, चाहे हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको इस तरीके से लिखें या फिर इसको इस तरीके से लिखें, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा। क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है यानी कोई भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, वहां पर उसके ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं होगा, यानी उसके विन्यास से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे यहां पर 156 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। यही तो बोला गया था ना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो लिखा गया है। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यहां पर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा मान लीजिए कि हमारे पास 210 है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 210 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तो हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10। देखिए 2 1 जा 10। अब 2 डिजिट को एक साथ डिवाइड करने के लिए पहले 0 लगाएंगे। याद रखिएगा डिवीजन स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट एक साथ ले सकते हैं, लेकिन बीच में कोई कभी भी 2 डिजिट एक साथ डिवाइड नहीं करते हैं, करेंगे तो वहां पर बीच में 0 लगाएंगे। तो 2 1 जा 2, अब यहाँ पर पूरा 10 एक साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पहले 0, फिर 2 5 जा 10, ठीक। अब इसके बाद ये 2 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है, तो फिर किससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं। तो 3 से 3 3 जा 9, 1 बन गया, 15 होगा, 3 5 जा 15, है ना। अब इसके बाद ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 7 जा, और ये 7 1 जा 7, यानी ये जो 2 1 0 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यही तो बोला गया था, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर वही लिखा, ये प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको हम ऐसे लिखें या फिर हम 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 लिख दें, इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या याद रखना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसको उस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे और उस फैक्टराइज करने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, बस इतना ही है। ऑर्डर से कोई मतलब वहां पर नहीं होगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो बेटा मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक 210 एंड 156, ये दो नंबर्स हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है। तो वन साइड सबसे पहले हम लोग देखो यहां पर क्या करेंगे, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हम दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसके लिए एक तरफ हम लोग 210 का करेंगे और एक तरफ हम लोग करेंगे किसका, 156 का करेंगे। ठीक है, क्या 210 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर दो डिजिट एक साथ तो 0, 2 5 जा 10, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बन गया, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 7 जा और 7 1 जा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 210 है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बेटा, अब हम 156 की बात करते हैं, तो इसको 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 बच गया तो 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 होता है। फिर 2 से करते हैं क्योंकि 8 है लास्ट में, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया बेटा, है ना। तो यहां पर 3, ये कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1 और 8 18 हो गया। ऐड नहीं करेंगे, 1 इसके पहले रखेंगे तो 18 हो जाएगा ना, कितने टाइम डिवाइड होगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा बेटा, तो फिर क्या करेंगे, अब इसके लिए हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, अब इसके बाद 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ये खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो मतलब ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि 13 से ही डिवाइड करेंगे फिर इसको। इसका मतलब क्या है कि जो 156 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, सबसे पहला हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिए जाएंगे उनका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक, अब क्या करना था हमें एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा, तो देखिए हमें 210 और 156 का क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम, किसका एलसीएम है, 210 और 156 का। तो बेटा देखिए क्या करते हैं इस केस में, जिन नंबर्स का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता है तो वहां पर देखते हैं कि कोई भी नंबर, सबसे पहले यहां पर 2 देखें, इस वाले 210 में 2 कितनी बार आया, 1 बार, और 156 में 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, इसमें 2 कितनी बार, 1 टाइम्स है, इसमें कितनी बार आया, 2 टाइम्स, है ना। तो सबसे ज्यादा कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, तो सिंपल कितने लिख देंगे, 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, फिर अगला नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो इसमें 3 ही 1 टाइम है, इसमें भी 3 1 टाइम है, तो दोनों को लिख देंगे, दोनों को एक बार लिखेंगे। अगर कोई चीज एक बार है दोनों में, एक ही बार दोनों में है तो दोनों को लिख देंगे। फिर यहां पर 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, यहां पर क्या 5 है, नहीं है, तो मतलब क्या होगा, 5 को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर यहां पर 7 है, क्या यहां पर 7 है, नहीं है, तो मतलब 7 को एक और लिख देते हैं एक बार। फिर यहां पर कुछ नहीं है लेकिन यहां पर क्या 13 है, तो ये आ जाएगा 13। मतलब क्या हुआ, एलसीएम में, एलसीएम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में जो नंबर, कोई भी नंबर अगर मैक्सिमम टाइम आए तो उसको मैक्सिमम टाइम लिख देंगे। अगर कोई नंबर किसी एक में है दूसरे में नहीं है तो उस नंबर को एक बार लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 7 था, इसमें नहीं था, हमने 5 और 7 को लिख दिया। इसमें 13 था, इसमें 13 नहीं था, तो हमने 13 को भी एक बार लिख लिया। तो मतलब जो भी नंबर्स हमको एटलीस्ट 1 टाइम पे लिखना ही है, और अगर मैक्सिमम टाइम लिखा गया तो उसको मैक्सिमम टाइम भी लिख देंगे, जैसे 2 की पावर 2 को। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा। सब समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स में जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम आई है उसको मैक्सिमम टाइम लिख देंगे। अगर कोई वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं आ रही है तो उसको एटलीस्ट 1 टाइम तो लिखना ही है। जैसे यहां पर 5 और 7 था, इसमें नहीं था, 5 से और 7 को एटलीस्ट 1 टाइम तो लिख ही देंगे। ठीक है, इसमें 13 था, इसमें 13 नहीं था, उसको भी एटलीस्ट 1 टाइम लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम है तो उसको मैक्सिमम टाइम,
अगर कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसको एटलीस्ट वन टाइम एलसीएम में लिखा जाता है। अब इसको कैलकुलेट करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आया बेटा? एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ इसका 210 और 156 का एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में बेटा क्या होता है? एचसीएफ लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मिनिमम वैल्यू को भी लिखना है। एचसीएफ का मतलब क्या है? केवल वही नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें क्या करेंगे, जो चीज दोनों में कॉमन होगी वही एचसीएफ में आएगा। तो इसमें 2 है, इसमें 2 कितने टाइम है? 2 टाइम्स है। इसमें 2 यहां पर एक बार है, यहां पर कितने बार है? 2 बार। तो हमें कॉमन वाली वैल्यू लिखनी थी, यानी दोनों में कॉमन कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है ना। तो एचसीएफ में 2 हो गया एक बार, फिर 2 क्योंकि दोनों में एक बार था तो आगे बढ़ जाएंगे, यहां पर 3 एक बार है, यहां पर भी 3 एक बार है, दोनों में एक ही बार थे, दोनों में कॉमन लिख देंगे, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, तो एक बार यहां पर लिख देंगे। आगे आ जाते हैं, फिर यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं है तो कॉमन नहीं मिला। यहां पर 7 है, यहां पर 7 नहीं है, कॉमन नहीं मिला। यहां पर 13 है, यहां पर 13 नहीं है, कॉमन नहीं मिला। मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 into 3 हो गया। यानी एचसीएफ में क्या करते हैं? केवल कॉमन वैल्यूज को लिखते हैं। एलसीएम में क्या करते थे? जो कॉमन है उसको एक बार, और जो एक बार भी जैसे कोई वैल्यू दोनों में नहीं है तो उसको भी एटलीस्ट वन टाइम लिख देते थे। तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो आप सपोज करिए कि हमें 6 एंड 15 का एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? 6 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले 6 का एलसीएम निकालेंगे, 6 को 2 3 जा और 3 1 जा। 15 का इसी तरीके से कर लेते हैं, 15 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है बेटा, क्या मतलब हुआ? तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? एलसीएम की बात करते हैं, 6 और 15 के एलसीएम की। एलसीएम में बेटा क्या बोला था? एलसीएम में हमने बोला था एक वैल्यू एटलीस्ट वन टाइम तो लिखनी है। जैसे 2 यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो इसको एटलीस्ट वन टाइम लिख लेंगे। अगर कोई वैल्यू दोनों में कॉमन नहीं है तो उसको एटलीस्ट वन टाइम लिखेंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू दोनों में है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, एक बार दोनों में है तो इसको एक बार लिख लेंगे। फिर यहां पर 5 है, यहां पर 5 नहीं, तो इसको एटलीस्ट वन टाइम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना है? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा? 30। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में बेटा क्या बोला है कि वो वैल्यू लिखनी है जो दोनों में कॉमन हो। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, क्या दोनों में? नहीं है। 3 है, क्या दोनों में? हाँ, 3 दोनों में एक एक बार है। तो मतलब 6 और 15 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 3 आ जाएगा। क्या 5 दोनों में है? नहीं है। तो मतलब इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 नंबर और हैं। एक नंबर है आपका 13 और एक नंबर आपका है 15, या इसकी जगह पर लिख देते हैं 7। एक नंबर 13 है और एक नंबर आपका 7 है। तो 13 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 into 13। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 1 into ये 3 रहेगा। 13 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना बेटा, तो 13 13 बन जा, कितना टाइम में जाएगा? 13 बन जाए, एक ही बार में चला जाएगा ना, खत्म। इसी तरीके से 7 की बात करते हैं तो 7 कितने टाइम में जाएगा? 7 बन जाए 7। तो 13 के लिए 13 एलसीएम की बात करें, एलसीएम किसका? 13 और 7 का। तो 13 दोनों में कितनी बार आएगा? कोई कॉमन नंबर ही आएगा ही नहीं। तो इसका 13 हो गया, इसको 7 हो गया, कितना नंबर आएगा? 91। ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करें बेटा, एचसीएफ की देखना है यहां पर। एचसीएफ की अगर बात करते हैं 13 और 7 की, क्या ये बताइए क्या 13 और 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई नंबर कॉमन था? नहीं था। जब भी जैसे यहां पर देखिए तो यहां पर एक नंबर 3 कॉमन मिला था, वो एचसीएफ हो गया था। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि दो नंबर्स में कोई भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना निकल रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं? तो उस केस में 1 लिख देते हैं।
उस केस में क्या लिख देते हैं 1। 13 और 7 में कुछ कॉमन आएगा नहीं तो क्या आ जाएगा, लिख देंगे सिंपल 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन था वो, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। जो भी नंबर्स होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सपोज दैट आपके पास दो नंबर्स हैं, इफ ए एंड बी, टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू दोनों नंबर का क्या प्रोडक्ट है, ए इंटू बी। ये फॉर्मूला हम लोग को यहां पर यूज करना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी। ये वैल्यू हमें यहां पर यूज करनी है, इस फॉर्मूले को हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो आप सपोज करिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। क्या करना है कि हमारे पास 96 और 404 दो नंबर्स हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ फाइंड करना है पहले। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, 96 का क्या कर दें, फैक्टराइजेशन कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 1 बन गया 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 4 जाएगा, फिर से 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा, फिर से 2 से 2 6 जा, फिर से 2 से 2 3 जा, और फिर 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 404 का भी कर लेंगे, 404 का, तो 404 का करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा, तो 2 2 जा 0, 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 0, 2 1 जा। अब देखिए 101 याद रखिएगा कि 101 एक प्राइम नंबर है, तो 101 केवल 101 से ही डिवाइड होगा, तो 101 1 टाइम में जाएगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, दैट इज 2 की पावर 5 into 3 हो गया। और 404 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 404 को हम लोग लिखेंगे 2 into 2 into 101, दैट इज 2 की पावर 2 into 101। ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या बोला गया था, इसका एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो बेटा एचसीएफ किसका किसका है, 96 और किसका है, एचसीएफ 96 और 404 का है। तो क्या बेटा एचसीएफ में क्या बोला गया है, कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ के लिए हम लोग कॉमन नंबर्स लेते हैं, केवल और केवल कॉमन नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 101, तो ये दोनों तो कॉमन आने वाले नहीं है, कॉमन तो इन दोनों में निकलेगा। तो देखिए 2 की पावर 5 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, तो कम वाला जो होगा वही कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 4। ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब क्या पता चला हमें, एचसीएफ पता चल चुका है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, एचसीएफ एलसीएम एलसीएम किसका एलसीएम 96404 इंटू एचसीएफ 96404 इक्वल टू 96 इंटू 404, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इक्वल टू 96404 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 इंटू 404 अपॉन एचसीएफ 96 और 404 का कितनी वैल्यू होती है, 96 इंटू 404 अपॉन कितना हो गया 4, है ना, 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 हो गया, तो ये 101, तो 96 1 जा 96 का 6 और 96 और 96 हो गया 96, तो जो नंबर आपका एलसीएम आ गया वो कितना आ जाएगा दोनों का, 96 इंटू 96, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग
इस तरीके से कोई भी, देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, दो नंबर्स हैं, तो कोई तीन वैल्यू आपको पता होंगी, फोर्थ वैल्यू आपको निकाल लेंगे। सपोज दैट यहां पर हमें एचसीएफ निकाल लिया था, ये पता था, ये दोनों नंबर्स हमें पता थे, और एलसीएम निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो बच्चों अब यहां पर क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6 का करते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा और 3 1 जा। फिर किसका करेंगे, 72 का करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 3 जा 6, 1 बच गया, 12 होगा तो 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 का 2 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 1 जा। फिर 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा करेंगे, तो 120 का करेंगे कितना, 2 से 2 2 6 जा कितना 12 और ये 0, फिर 2 का करेंगे 3 जस्ट 0, फिर 2 का करेंगे तो 2 1 जा 2 1, 2 5 जा 10। अब ये 2 से होगा नहीं तो किससे करेंगे, 3 से, 3 5 जा और फिर इसका कर देंगे 5 से, 5 1 जा 5। बेटा ये इनका हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन इनका कर दिया, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर बेटा क्या करेंगे, जो आपका 6 है, 6 है वो है 2 इंटू 3, और जो आपका 72 है वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और आपका जो 120 है वो कितना है, ये आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ 6 72 और 120। तो क्या बेटा एलसीएम में मैंने क्या बोला था, अगर कोई नंबर दोनों में कॉमन है तो उसको वन टाइम लिखना है, और अगर कोई कॉमन नहीं है तो उसको भी एटलीस्ट वन टाइम लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब में देखिए 2 सब में है तो इसको वन टाइम लिख देते हैं। अब आगे देखते हैं, यहां पर 3 है, यहां इन दोनों में 2 है, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी दोनों में 2, तो 2 इंटू 2 फिर से लिख लेते हैं, है ना। फिर यहां पर 3 है, इन तीनों में 3 है तो एक बार 3 लिख देते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार। अब यहां के सारे खत्म हो गए लेकिन यहां पर बचा, यहां पर 3 बच गया, तो यहां पर बच गए तो उसको एक्स्ट्रा लिख देते हैं 3, और यहां पर इसको लिख देते हैं ये 5, तो ये इसका एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5। तो ये 2 की पावर 3 8 9 जा 72, 72 और 5, 72 5 5 2 जा 10, 5 7 जा कितना 35, 35 और 1 36, यानी ये आपका आ गया 360। ये कितना हो गया 360। तो एलसीएम आप आ गया कितना 360। अब बात करते हैं बेटा एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या होगा, 6 72 और 120 की बात करते हैं। क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ में बेटा हमने क्या बोला है, एचसीएफ में केवल वो ही वैल्यू लिखेंगे जो सब में कॉमन होंगे। तो देखिए इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू है वो केवल और केवल क्या है 2 है, और दूसरी जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, जो तीनों में कॉमन है वो क्या है 3 है। तो यानी इनका जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया 2 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 6। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताइए बेटा समझ में आया। तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 4 की पावर n की जो वैल्यू होगी उसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है n की किसी भी वैल्यू के लिए। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, 4, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर की एंड डिजिट 0 हो रही है तो उसके लिए दो फैक्टर जरूरी है, एक 2 और दूसरा 5। देखिए
2 इंटू जो 5 करेंगे केवल इसी केस में 10 आता है, यानी लास्ट डिजिट आपकी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो क्या बोल सकते हैं, एनी नंबर ends with the digit 0 ends with the digit 0 two prime factors, two prime factors 2 and 5, ये दो प्राइम फैक्टर होने ही चाहिए। अगर कोई भी नंबर की n डिजिट 0 है तो उसमें ये दो प्राइम फैक्टर होने जरूरी हैं। एनी नंबर ends with the digit 0 have two prime factors 2 and 5। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, here इन 4 टू द पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2n, हैज ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 2। तो यहां पर जब हम 4 की पावर n में करते हैं तो यहां पर केवल और केवल हमको एक ही प्राइम फैक्टर मिल रहा है। क्या मतलब है, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2, और जब पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2n हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक ही तो फैक्टर मिल रहा है अंदर, क्या है, वो भी 2 है, वो भी क्या है, 2 है ना। तो और हमें n डिजिट 0 के लिए एक तो 2 होना चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो लेकिन इस वाले में क्या है, केवल यहां पर क्या है, केवल और केवल 2 ही है। तो क्या बोल सकते हैं, इन हेयर इन 4 की पावर n हैज ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन 2। सो क्या बोल सकते हैं, सो 4 टू द पावर n इज नॉट ends with the digit 0, is not ends with digit 0, क्योंकि इसमें केवल 2 है और डिजिट 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, इसमें केवल 2 है, इस वजह से जो 4 की पावर n होगा उसकी n डिजिट 0 कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, जो इसको हम लोग इस तरीके से यहां पर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।